झारखंड की राजधानी रांची में एक जगह है कोकर। यहीं पर एक इंडस्ट्रियल एरिया भी है और उसी इंडस्ट्रियल एरिया के बगल में एक अपार्टमेंट में 6 लोगों की मौत हो जाती है। पुलिस छानबीन में लग जाती है और फिर कातिल के बारे में एक अहम लीड मिलती है, लेकिन कातिल पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर चला जाता है और पुलिस को उसे गिरफ्तार करने में 7 सालों का लंबा समय लग जाता है। आखिर वो हत्यारा कौन था और जिनकी हत्या हुई वे लोग कौन थे, और फिर पुलिस को इतना लंबा समय क्यों लगा कातिल तक पहुंचने में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ मिस्टीरियस क्राइम पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। यदि आपको ऐसी कहानी पसंद है तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें लेटेस्ट जानकारी के लिए। तो चलिए जानते हैं इस कहानी को विस्तार से। झारखंड की राजधानी रांची का बहुत ही तेजी से विकास हो रहा है। हर जगह बड़ी बड़ी इमारतें, विकसित सड़कें और मकान बन रहे हैं। यहीं पर एक जगह है कोकर। इसी कोकर में एक इंडस्ट्रियल एरिया है और इसी इंडस्ट्रियल एरिया के बगल में एक रिहायशी इलाका भी है। इसी रिहायशी इलाके में एक अपार्टमेंट है, रिवर्सा अपार्टमेंट। इसी रिवर्सा अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 1002 पर डॉक्टर सुकांतो सरकार अपनी फैमिली के साथ रहते थे। सुकांतो सरकार डॉक्टर तो थे ही, पर एक रिटायर आर्मी मैन भी थे। इस कारण उनकी समाज में बहुत अच्छी पहचान बन गई थी। वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति भी थे। काफ़ी मधुर बोली वाले सुकांतो की पूरे शहर में काफ़ी इज्जत भी थी। उनके परिवार में उनकी पत्नी अंजना सरकार और उनका एक बेटा समीर सरकार था। समीर सरकार नोएडा में एक बड़ी कंपनी के अच्छे पद में काम करते थे और नोएडा में ही एक मकान ले रखा था। इस कारण सुकांतो सरकार और उसकी पत्नी कभी रांची में रहते तो कभी नोएडा में अपने बेटे के पास रहने चले जाते थे। इस तरह उनका आना जाना लगा रहता था। उनको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अगर कोई कमी थी भी तो वो थी एक बहू की, और वो भी बहुत जल्द पूरी हो जाती है। साल 2006 में कोलकाता की रहने वाली एक लड़की मधुमिता से समीर की शादी हो जाती है। अब इन 4 लोगों का छोटा सा परिवार काफी खुश था। ससुराल आते ही मधुमिता परिवार और ससुराल वालों के दिल में अपनी जगह बना लेती है। सभी लोग उसे पसंद करते हैं। मधुमिता काफी पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की थी। धीरे धीरे परिवार में खुशियां आ जाती है। सास ससुर की सेवा करना, सभी का ख्याल रखना, इन सभी बातों से अब ऐसा हो गया था कि मधुमिता जो चाहती वही उस घर में होने लगा था। इधर मधुमिता भी इस बात का पूरा ख्याल रखती कि उससे कोई गलती ना हो। सास ससुर भी मधुमिता को बहू कम बेटी ज्यादा मानते थे। शादी के बाद मधुमिता कभी रांची तो कभी अपने पति के पास नोएडा में रहने चली जाती। कुछ समय बाद समीर और मधुमिता को एक बेटी होती है, जिसका नाम उन लोगों ने समिता रखा। खुशियों में उनका कुछ साल बीतता चला जाता है और फिर 9 अक्टूबर 2016 को अचानक रांची के उसी रिवर्सा अपार्टमेंट से एक भयानक खबर आती है। एक साथ इस परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। जिन लोगों की मौत हुई थी उनमें सुकांतो सरकार की 60 साल की पत्नी अंजना सरकार, उनका 35 साल का बेटा समीर सरकार और सुकांतो सरकार के भतीजे पार्थिव की पत्नी मोनिता सरकार और बेटे की बेटी समिता और भतीजे की बेटी सुमिता शामिल थी। इस तरह से परिवार में एकाएक 6 लोगों की मौत हो गई
और जब रांची में इन 6 लोगों की मौत की खबर बाहर निकली तो पूरे शहर में सनसनी फैल गई, क्योंकि इस तरह के मामले आमतौर पर बहुत ही दिल दहलाने वाले होते हैं और लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल होता है कि एक साथ एक मकान के अंदर 6 लोगों की मौत हो जाए। इस घटना के बारे में जिसने भी सुना था वह हक्का बक्का रह गया था। एक तरह से यह बहुत ही दुखद घटना थी। आखिर यह खबर बाहर कैसे आई और मौके वारदात पर पुलिस कैसे पहुंची, यह जानते हैं। हुआ यह कि 9 अक्टूबर 2016 को रांची में ही दूसरे जगह में रहने वाले सुकांतो सरकार के भांजे ने अपने मामा को और मामा के तमाम घर वालों को फोन किया, लेकिन वहां कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। फोन नहीं उठने से भांजा काफी परेशान होता है और रिवर्सा अपार्टमेंट में जाकर देखता है। फ्लैट का दरवाजा बाहर से बंद था। इसके बाद उसने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने किसी तरह दरवाजा खोला और दरवाजा खुलने के बाद जब सभी लोग अंदर गए तो जो अंदर का दृश्य था वह बहुत ही भयानक था। घर के अंदर एक कमरे में 5 लाशें पड़ी थी, जिनमें सुकांतो के बेटे, उनकी पत्नी, भतीजे की पत्नी, 2 बच्चियों की लाशें थी, पर इनके शरीर पर किसी तरह की चोट वगैरह का कोई भी निशान नहीं था। दूसरे कमरे में अकेले सुकांतो सरकार पड़े हुए थे, जिनकी सांसें अभी चल रही थी, पर वह बुरी तरह से घायल थे। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उनके पास एक बड़ा सा चाकू पड़ा हुआ था। चाकू पर भी खून लगे हुए थे। साफ लग रहा था कि उसी चाकू से उन पर वार हुए थे। क्योंकि सुकांतो की सांसें चल रही थी तो उनको उठाकर इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवाया गया कि शायद उनकी जिंदगी बच जाए, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी भी सांसें थम गई और उनकी भी मौत हो गई। इधर पुलिस ने फ्लैट के डेड बॉडीज को रिकवर किया और रिकवर करके तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पूरे सीन ऑफ क्राइम का बहुत ही बारीकी से मुआयना किया गया। इस तरह एक परिवार के 6 लोग अचानक मौत के मुंह में चले गए। अब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था, क्योंकि उसी से पता चलता कि इन लोगों की मौत कैसे हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर पता चला कि जिन 5 लोगों की पहले मौत हुई थी उन्हें एनेस्थीसिया का ओवरडोज दिया गया था। साथ ही उन्हें इंजेक्शन से कोई जहर भी दिया गया था। अकेले सुकांतो सरकार ऐसे थे जिनके पेट पर चाकू के 14 घाव थे और इसी वजह से उनकी मौत आखिरी में अस्पताल जाकर हुई थी। और उस घर में वो एक ऐसा इकलौता इंसान था, एक ऐसा इकलौता शख्स था जिसकी मौत दूसरे तरीके से हुई थी। उनके पेट में चाकू लगा हुआ था। कुछ घंटों तक संघर्ष करने के बाद उनकी मृत्यु हुई थी। पुलिस ने परिवार वालों से पूछताछ शुरू की। इस पूछताछ में पता चला कि जिस समय यह घटना घटी थी तब सुकांतो सरकार की बड़ी बहू यानी समीर सरकार की पत्नी मधुमिता सरकार नोएडा में थी, इसलिए वह बच गई थी, जबकि उसके पति की रांची में होने की वजह से मौत हो गई थी। लेकिन बाकी के सारे लोग, खुद मधुमिता का पति समीर भी इस वारदात में शिकार हो चुका था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, तफ्तीश शुरू हुई और परिवार वालों से बातचीत की गई। धीरे धीरे इन मौतों को लेकर बड़ी अजीबोगरीब कहानी सामने आई। पता यह चला कि मधुमिता से जब समीर की शादी हुई थी तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि परिवार में बहुत सारी खुशियां आई, क्योंकि मधुमिता बहुत अच्छी बहू उन दिनों साबित हुई। तो मधुमिता के अच्छे व्यवहार और उसके अच्छे रवैये को देखते हुए सरकार परिवार भी उस पर अपनी जान लुटाता था। इस बीच मधुमिता की एक छोटी बहन जिसका नाम मोमिता है, वह कोलकाता के ही एक आश्रम में रहा करती थी। तो मधुमिता ने अपने ससुराल वालों से इजाज़त ली कि अगर वो लोग परमिट करें तो वह अपनी बहन मोमिता को अपने पास लाना चाहती है, क्योंकि वह आश्रम में रहती है
और घर में उनकी माँ नहीं है। तो यह बात जब मधुमिता के ससुराल वालों ने सुनी तो एक अच्छी बहू इस तरह की बात कह रही थी तो वह मना नहीं कर सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा, ठीक है, तुम अपनी बहन को ले आओ, वह भी यहीं रहेगी हमारी बेटी की तरह। इसके बाद मधुमिता अपनी बहन मोमिता को अपने घर रांची लेकर आ जाती है। इसके बाद कभी रांची कभी नोएडा उसका भी आना जाना लगा रहता है। धीरे धीरे मोमिता ने भी अपनी बड़ी बहन की तरह सरकार परिवार का दिल जीत लिया और कुछ ऐसा दिल जीता कि सरकार परिवार ने उसे अपने घर की बहू बनाने का फैसला किया। और फिर सुकांतो सरकार ने अपने भतीजे जिसका नाम पार्थिव है उसके साथ मोमिता की शादी करा दी। अब मोमिता उनके घर की दूसरी बहू बन चुकी थी, यानी सुकांतो सरकार के भतीजे की बीवी बन चुकी थी। लेकिन मोमिता वह भी इन्हीं के परिवार में यानी सुकांतो सरकार के परिवार में रहने लगी। अब परिवार में कुल 6 लोग थे। पार्थिव अलग रहता था, इसलिए वह अपने चाचा के घर आ जाता था। तो कभी मोमिता अपने पति के साथ उसके घर में रहने चली जाती थी। उसका आना जाना लगा रहता था, लेकिन वह ज्यादातर सुकांतो सरकार के परिवार के साथ ही रहती थी। इसी बीच इनकी भी एक बेटी होती है जिसका नाम सुनीता रखा जाता है। अब इस तरह सुकांतो सरकार के परिवार में 7 लोग हो गए थे। वह खुद, उनकी पत्नी अंजना, बेटा समीर, दोनों बहुएं और दोनों बहुओं की एक एक बेटियां। धीरे धीरे एक समय ऐसा आ गया जब सरकार परिवार अपनी छोटी बहू यानी मधुमिता की छोटी बहन मोमिता पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान रहने लगी। यानी लोग उसे ज्यादा प्यार करने लगे, उसका ज्यादा ख्याल रखने लगे। अब घर में चलती भी उसी की ज्यादा थी। घर में मधुमिता से उसकी तुलना होने लगी। लेकिन धीरे धीरे रिश्तों में उतार चढ़ाव आने लगे। हुआ यह कि उस घर की छोटी बहू मोमिता, वह जो सरकार परिवार के तमाम लोगों के दिलों में राज करने लगी थी और कुछ इतना राज करने लगी थी कि लोग बड़ी बहन या बड़ी बहू से छोटी बहन को कंपेयर करने लगे थे। छोटी बहन पर ज्यादा प्यार लुटाने लगे, छोटी बहू को ज्यादा प्यार मिलने लगा। और यहीं से 2 बहनों, जो बाद में आप कह सकते हैं कि जेठ जेठानी और देवरानी भी बन चुकी थी, उन दोनों के बीच एक जेलसी की शुरुआत होती है। और जेलसी की शुरुआत ऐसी हुई कि फिर उसने पूरे परिवार को अपने लपेटे में ले लिया। मधुमिता जो बड़ी बहू थी, उसके साथ अब उसके पति के रिश्तों में खटास आने लगी। मधुमिता यानी समीर की पत्नी इस जलन की लपेटों में कुछ इस तरह झुलसी कि उसने अपने पति और अपनी ही सगी बहन पर यह इल्जाम लगा दिया कि उसके पति के अपने छोटे भाई की पत्नी मोमिता के बीच अवैध संबंध है। इस नाजायज संबंधों की बात यहीं तक सीमित नहीं रही। आगे चलकर मधुमिता यह भी कहने लगी कि मोमिता के नाजायज संबंध अपने ससुर यानी उसके ससुर सुकांतो सरकार से भी हैं। इस तरह के झूठे इल्जाम एक प्रतिष्ठित परिवार के लोगों पर लगाया जाएगा तो सोचिए उस परिवार पर क्या बीतेगी, परिवार वालों का क्या हाल होगा। बहू द्वारा लगाए गए इस इल्जाम से पूरा सरकार परिवार हिल गया था। इतना ही नहीं, मधुमिता बार बार दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराने की भी धमकी देने लगी थी। वह खुद तो धमकी देती ही थी, कई एनजीओ यानी स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से भी सरकार परिवार को चेतावनी या यह कहिए कि धमकियां दी जाने लगी थी कि वे लोग मधुमिता को परेशान ना करें। इस तरह की बातें करके एक तरह से सरकार परिवार को डराया जाने लगा। अक्सर उनके घर पुलिस भी आने लगी थी, जो कभी समझाती तो कभी कहती कि आप लोग पढ़े लिखे प्रतिष्ठित लोग हैं, फिर भी बहू को परेशान करने जैसी ओछी हरकत करते हैं। कभी कभी उन लोगों को थाने भी जाना पड़ता था, जहां उन्हें जलील किया जाता।
बेइज्जती की जाती। मधुमिता ने पति और सास ससुर पर कई मुकदमे दर्ज करवा दिए थे, जिनमें दहेज उत्पीड़न और प्रताड़ित करने वाले बहुत सारे केस थे। सुकांतो सरकार ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार इस तरह की बातों से शर्मिंदगी महसूस करता था, क्योंकि वह जो सफाई देते उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। इससे पूरा परिवार दिमागी रूप से इतना परेशान रहने लगा था कि उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे भी तो क्या करे। सभी मधुमिता से पूछते भी थे कि वह ऐसा क्यों कर रही है, तो वह कोई जवाब भी नहीं देती थी। इस तरह कभी घर की अच्छी कही जाने वाली बहू ने ही पूरे परिवार की जिंदगी में उथल पुथल मचा दी थी। और इस उथल पुथल का रिजल्ट जो है वह आया 9 अक्टूबर 2016 को। एक रोज पहले खुद सुकांतो सरकार ने भी इस बात का इशारा दिया था कि वह शायद कुछ कर गुजरेंगे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले दिन उस घर से एक एक करके 6 लाशें निकलेगी और 6 लोगों की जान चली जाएगी। लेकिन 9 अक्टूबर 2016 को कुछ ऐसा ही हुआ। यह मौत अपने आप में बहुत दहलाने वाली बात थी। घर से कुछ कागज की पर्चियां भी मिली जिसमें मौत की वजहें लिखी हुई थी। सारा का सारा इल्जाम और इशारा जो है वह बड़ी बहू मधुमिता के लिए ही था। उसी की तरफ सारा कुछ इशारा कर रहा था। जांच में पता चला कि सभी की रजामंदी के बाद डॉक्टर सुकांतो सरकार ने ही सभी को पहले एनेस्थीसिया की ओवरडोज का इंजेक्शन लगाया। फिर बच्चियां किसके सहारे रहेंगी इसलिए उन्हें भी एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा दिया था। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाने के बाद जहर का भी इंजेक्शन लगाया गया था जिससे कोई ना बचे। इसके बाद डॉक्टर सुकांतो सरकार ने खुद पर चाकू से 14 वार किए थे। इस मामले की जांच में लगी पुलिस ने कागजों में जो लिखा था और रिश्तेदारों तथा परिचितों से इस बारे में बात की तो पता चला कि इन मौतों के लिए मधुमिता ही जिम्मेदार है। पुलिस के हाथ जो सबूत लगे थे उससे साफ हो गया था कि मधुमिता की वजह से ही पूरे परिवार की मौत हुई है। उसी की प्रताड़ना से तंग आकर परिवार ने मौत को गले लगाने का निर्णय लिया था। इसके बाद पुलिस ने मधुमिता पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मुकदमा दर्ज किया और उसे गिरफ्तार करने नोएडा जा पहुंची, क्योंकि पुलिस के पास नोएडा का ही पता था, पर वह वहां से फरार हो चुकी थी। पुलिस मामले की जांच करते हुए सबूत भी जुटा रही थी, साथ ही मधुमिता को गिरफ्तार करने की कोशिश भी करती रही। कभी इस मामले की फाइल धूल खाती रहती तो कभी कोई अधिकारी मधुमिता को गिरफ्तार करने की कोशिश में नोएडा में छापा मार देता, क्योंकि पुलिस के पास उसका केवल वहीं का पता था। लेकिन इधर पुलिस को पता चला कि मधुमिता कोलकाता में रह रही है। पुलिस ने जब उसकी तलाश शुरू की तो उसका सही पता ही नहीं मिल रहा था। कभी पता मिल भी जाता तो पुलिस के पहुंचने से पहले वह ठिकाना बदल चुकी होती थी। लेकिन 2 जून 2023 में पुलिस को उसका कोलकाता का सही पता मिल जाता है तो रांची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पहले उसे कोलकाता की अदालत में पेश किया गया, जहां से ट्रांजिट रिमांड पर उसे रांची लाया गया। रांची में उसे सिविल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि घर की बड़ी बहू आरोपी मधुमिता सरकार ने संपत्ति हड़पने के चलते यह काम किया था। मधुमिता पर लगाए गए आरोपों के आधार पर यदि उसे आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी पाया जाता है तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हालांकि अदालत में सुनवाई के दौरान सभी सबूतों और गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए ही अंतिम फैसला किया जाता है। इसके अलावा यदि मधुमिता पर और भी गंभीर आरोप जैसे कि हत्या या हत्या की साजिश साबित होते हैं तो सजा और भी कड़ी हो सकती है, जिसमें उम्र कैद या फांसी की सजा भी शामिल है। आखिरकार सजा का निर्धारण अदालत द्वारा प्रस्तुत सबूतों, गवाहों और कानूनी दलीलों पर आधारित होता है। अब मधुमिता सरकार के खिलाफ यह जुर्म साबित होता है या नहीं, ये आने वाले दिनों में जब
अदालत में इस मामले का ट्रायल चलेगा तब पता चलेगा। फिलहाल मधुमिता जेल में बंद है। अब उस सरकार परिवार में सिर्फ 2 ही लोग बच गए हैं, एक खुद मधुमिता सरकार और फिर सुशांतो सरकार के भतीजे पार्थिव सरकार। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बतलाएं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।